बाढ़ से बचने के लिए गरीब परिवार ने बनाया पेड़ पर खेत और घर। अरे ये अचानक मौसम क्यों खराब होने लगा? लगता है तेज बारिश आने वाली है। हाँ वैष्णवी, सही कहा। एक दो बूंद बारिश की पड़नी शुरू हो गई है। बारिश तेज हो इससे पहले इन बर्तन और कपड़ों को धोकर फटाफट घर चलते हैं। पवित्रा इतना कहती ही है कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे मौसम तो पूरी तरीके से खराब हो गया। फटाफट बर्तन और कपड़े उठाओ और घर की तरफ भागो, क्योंकि घर में भी बारिश की बूंदें टपक रही होंगी। अब दोनों बहू बारिश में भीगती हुई कपड़े बर्तन लेकर घर आती हैं, जहां उनकी नंद छत से टपकते बारिश की बूंदों के नीचे बड़े बड़े भगोने लगा रही होती हैं। तभी सर से बारिश की बूंद पोंछती हुई देवकी कहती है, बारिश तो तेज होते जा रही है। मुझे डर है कि कहीं ये बारिश बाढ़ का रूप न ले ले। अब बारिश में भीगते हुए देवकी के दोनों बेटे भी घर आते हैं। आप लोग ठीक है? इस बार की बारिश किसी आपदा से कम नहीं लग रही। हाँ, समाचार के अनुसार कह रहे हैं कई गांव में बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। हे भगवान, हम गरीबों की रक्षा करना। अब धीरे धीरे बारिश की बूंदें कम होती हैं, जिसके बाद दोनों बेटे मिलकर घर में भरे पानी को बाल्टी से बाहर फेंक रहे होते। तभी वहां पर एक बड़े से कार में क्षेत्र का विधायक माइक में गांव वालों को सूचित करते हुए कहता है, इस गांव में रहने वाले सभी निवासियों से आवेदन किया जाता है कि कुछ दिनों में इस गांव में बाढ़ आने की संभावना है। इसलिए आप लोग सभी अपने स्थान को खाली करके दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश कीजिए। आसपास खड़े गांव के लोग विधायक की बातें सुनकर, हे भगवान, हम गरीब लोग इस बाढ़ से बच के कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने का कोई भी दूसरा निवास नहीं है। वहीं देवकी का सारा परिवार घर में चिंतित बैठे हुए थे। अब तो गांव के विधायक ने भी हमें ये स्थान खाली करने को बोल दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे इस बाढ़ से बच के? ये बारिश का मौसम तो हर बार गरीबों के ऊपर कहर ही ढाता है। इसी तरह अगले दिन दोनों बहू चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। माँ, पिताजी, भैया, देखिए गांव के कुछ लोग तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाढ़ से बच के यहाँ से जा रहे हैं। अब जैसे ही प्रेरणा इतना कहती ही है कि तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद फिर से घर की चौखट से नदी की लहरों का पानी, बारिश की बूंदें घर में टपकने और भरने लगती हैं। हे भगवान, चारों तरफ घर में बारिश का पानी भरता जा रहा है। हे भगवान, मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकेगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। अब देखते ही देखते बारिश की बूंदें, नदी की लहरें घर में तेज तेज घुसती ही जा रही थी, जिससे परिवार का हर एक सदस्य का आधा आधा शरीर पानी में अब डूब चुका था। माँ, पिताजी, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, अभी तक तो ठीक है, पर आगे का पता नहीं। मुझे लगता है जल्द ही अब हम इस बाढ़ में डूब के मरने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद धीरे धीरे बारिश थमने लगती है। गरीब परिवार चैन की सांस लेता है कि तभी अगले ही दिन, जब सारा परिवार सुबह के 5 बजे सो रहे होते हैं, कि अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आनी शुरू हो जाती है और इस बार बारिश की बूंदें और तूफानों की लहरें इतनी तेज होती हैं कि उन गरीब परिवार का छत उड़ जाता है और घर में तेजी से बारिश का पानी भरने लगता है। पूरा परिवार पानी में डूब चुका होता है। बाढ़ बाढ़ आ गई। उठिए उठिए आप लोग, देखिए घर में पानी भरता जा रहा है। हे भगवान, अनिल, नमन, ये बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं, खतरनाक बाढ़ है जिसमें हमारा पूरा परिवार डूबता ही जा रहा है। कुछ करो नमन, नहीं तो माँ पिताजी डूब जाएंगे, उन्हें तैरना भी नहीं आता। अब सारा परिवार पानी के अंदर डूबता हुआ। कुछ नहीं होगा प्रेरणा, निशा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ भैया, हम ठीक है। आप माँ पिताजी को देखिए, उन्हें कुछ ना। अब दोनों ही भाई अपनी अपनी पीठ पर अपने माँ और पिताजी को लेटा लेते हैं। महेश देवकी पीठ पर लेटकर अपने बेटों को जकड़ पकड़ लेते हैं। इसके बाद पूरा परिवार बाढ़ के पानी में तैरता तैरता एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता है और एक विशाल पेड़ के नीचे आकर बैठता है। इसके बाद दोनों बहू अपने सास ससुर के सीने को दबाकर उनके मुंह का पानी निकालती हैं। माँ, पिताजी, आप लोग ठीक हैं? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। अब कई घंटों से बाढ़ में भीगने के कारण पूरा परिवार ठंड से कांपने लगता है। अच्छा हुआ हम यहाँ आकर एक मजबूत पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बाढ़ से बचने के लिए हमें इसी विशाल पेड़ के नीचे बैठना होगा।
कई सालों से मैंने अपने घर को बाढ़ में बचा के रखा था, पर आज मेरा घर पूरी तरीके से टूटकर अस्त व्यस्त हो गया। माँ हिम्मत रखिए। अब ठंड से कांपते कांपते पूरे परिवार की आंखें बंद होने लगती है कि तभी फिर एक बार आसमान में तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और चारों तरफ से काले बादल घिर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। भैया भाभी, बारिश हो रही है। पिताजी, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब पूरा परिवार एक बार फिर वहां से उठकर बारिश में भीगता हुआ एक दूसरे विशाल पेड़ के नीचे आकर बैठता है। अरे देखो कितनी खूबसूरत गिलहरी है। हाँ, खूबसूरत तो है, पर बेचारी हमारी तरह ये भी बारिश में परेशान हो रही है। परेशान नहीं हो रही, वो बारिश का आनंद ले रही है क्योंकि उसके पास तो खुद का घर है। देखो कैसे पेड़ के एक छोटे से होल में वो अपने आप को बारिश से बचा रही, ऊपर से इनका इस मजबूत पेड़ के अंदर घर है। ये तो बारिश में खराब भी नहीं होगा। वैसे कह तो तुम सही रही हो, पेड़ होता तो सचमुच बहुत मजबूत है। इसकी टहनियाँ, इसकी शाखाएं, जड़ें सब मजबूत होती है। क्यों ना हम भी इसी की तरह अपना एक पेड़ घर बनाएं। ये तो पॉसिबल थोड़ी ना है। वो तो छोटे से जानवर हैं, हम तो इंसान हैं। वो भी इतने लंबे चौड़े, हम कैसे बना सकते हैं पेड़ घर? हम तो उसमें फिट भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ भाभी, सही कहा, हमें कोशिश करना चाहिए, क्या पता हम सफल हो जाएं। अब वैष्णवी की बातें मानकर निशा, नमन, अनिल, पवित्रा चारों बड़े बड़े पेड़ को कुल्हाड़ी की सहायता से काट काट कर अपना घर बनाकर तैयार करते हैं। अरे तुम सबने तो बाढ़ से बचने के लिए बहुत ही खूबसूरत पेड़ घर बनाकर तैयार कर लिया। ये मजबूत पेड़ घर तो ना अब बारिश से खराब होगा, ना बाढ़ में डूबेगा। जी माँ जी। अब अनिल और नमन अपने पेड़ घर से जुड़ी एक लकड़ी की सुंदर सी सीढ़ियां भी बनाते हैं, जिससे वो आराम से अपने पेड़ घर के अंदर चढ़ना उतरना कर पाते हैं। अब पूरा परिवार एक एक करके अपने पेड़ घर के अंदर घुसता है। कितना खूबसूरत पेड़ घर बनाया है। खिड़कियों से बाहर का नजारा भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद अनिल और नमन बाहर से फल तोड़कर लाते हैं। लीजिए, आप सभी ये फल खा लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास खाने का कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही वो पूरा गरीब परिवार बाहर से फल और हरी जंगली साग को तोड़कर बनाते और खाते हैं। तभी एक दिन वैष्णवी कहती है, पिताजी, हम कब तक ऐसे ही फलों को तोड़कर खाते रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम खेती करना शुरू करें? बहू, खेती करने के लिए जमीन भी तो होनी चाहिए। पिताजी, जमीन कहाँ से लाएंगे? हम तो पेड़ घर में रहते हैं ना। तो क्या हो गया? अगर हम पेड़ घर में रह सकते तो पेड़ घर में खेती नहीं कर सकते? कैसी बात कर रही हो? पेड़ पर भला खेती? अरे खेती हुई है कभी पेड़ पर? खेती करने के लिए हमें हमेशा उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है। हाँ चलो, मैं मानती हूँ खेती करने के लिए हमें उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है, पर छोटी मोटी चीज तो हम कहीं भी मिट्टी लाकर उसमें बीज डालकर उगा सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ऐसा किया जा सकता है। हाँ, मैं वही समझाना चाहती हूँ। अब हम लोग इस तरह पेड़ की शाखाओं को चौड़े चौड़े आकार में काट कर उस पर मिट्टी बिछाकर सब्जियों की खेती करेंगे। मुझे तो बहू का ये सुझाव ठीक लग रहा है। इस तरह से हमारा पेड़ खेत बाढ़ की चपेट में कभी नहीं आएगा। अब सभी मिलकर पेड़ की शाखाओं को कुल्हाड़ी से काट काट कर उसे चौड़ा आकार देते हैं, जिसके बाद वैष्णवी और पवित्रा उसके ऊपर मिट्टी बिछाती हैं और प्रेरणा और निशा कई तरह के बीज उसके अंदर रोपती हैं। देखना, जल्द ही हमारी हरी भरी सब्जियों की खेती इस पेड़ पर होनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ ही दिनों में गरीब परिवार के पेड़ खेत में हरी भरी सब्जियां उगकर तैयार हो जाती हैं। देखिए पिताजी, माँ जी, हमारे पेड़ खेत पर हरी भरी ताजी सब्जियां उगकर तैयार हो गई हैं। अब इसी तरह वो पूरा गरीब परिवार बाढ़ से खुद को बचाकर अपने पेड़ घर और पेड़ खेत से व्यापार करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी एक दिन दूसरे गांव से कई लोग बाढ़ से बचकर अपने हाथ और सर पर सामानों की मोटरी रखकर उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां वह पेड़ घर और पेड़ खेत देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, इतना बड़ा पेड़ घर और पेड़ खेत आप लोग का है क्या? हाँ भाई साहब, और क्या करते, बाढ़ से खुद को बचाने के लिए हमारे पास एक यही रास्ता बचा था। बाढ़ में तो हमारा भी घर बह गया। भाई साहब, हमें भी बाढ़ से बचना है। क्या आप हमारे लिए भी इस तरह का खेत घर बनवा सकते हैं? एक पेड़ घर मुझ विधवा के लिए भी। उस भयानक बाढ़ में मेरे पति खत्म हो गए। मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चों का सर छुपाने के लिए मेरे पास अब कोई घर नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। अब इसी तरह वह गरीब परिवार दूसरे गरीब परिवार को भी बाढ़ से बचाने के लिए कई तरह के पेड़ों से पेड़ घर और पेड़ खेत बनाकर उन्हें रहने को देते हैं।
अमीर माँ की डिजाइनर बेटी, गरीब माँ की दर्जी बेटी। मालिक, मैं पिछले 5 सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ। हर महीने आप हिसाब में बेईमानी करते हैं। मैं बेईमानी कर रहा हूँ तो कहीं और काम देख ले। अगर ऐसी बात है मालिक तो ठीक है, मैं कहीं और काम देख लूंगा। आप मेरा पूरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ जा, मैं भी देखता हूँ मेरा काम छोड़कर तू कहाँ काम करता है। हर महीने अमर राजीव के साथ बेईमानी करता, इसीलिए राजीव काम छोड़ एक फैक्ट्री में लग जाता और जब फैक्ट्री से फ्री होता है तो मजदूरी का काम करता। इसी तरह राजीव अपना घर चलाता, पर इन सब से शांति बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वह शोभा को बस ताने दिया करती है। राजीव भाई साहब मेरे पति के पास काम करते थे तो कितना अच्छा घर चल रहा था, अब देखो इनकी सब्जी लेने की भी हैसियत नहीं है। अरे बहन, तुम क्यों गरीब के पीछे पड़ी रहती हो? अमर भाई के पास न जाने कितने लोग आते और काम छोड़कर जाते, उन्होंने भी छोड़ दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है बहन, तभी तो आकर मुझे सुना रही है। इस तरह शोभा और शांति के बीच तू मैं हो जाती है, पर मोहल्ले वाले उनकी लड़ाई शांत करवा देते हैं। शोभा अब घर में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी बेटी ने ड्राइंग फाइल में काफी अच्छे कपड़े डिजाइन किए और अपने पिता को दिखा रही है। पापा ये देखो, मैंने ये गाउन खुद से डिजाइन किया, मैं बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनूंगी और आपके लिए बहुत प्यारा कोट पैंट और माँ के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बनाऊंगी। हाँ बेटा, तुम ऐसे ही बस मन लगाकर पढ़ाई करना, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। शिल्पा अब तुम खाना बना लो, तुम्हारी छोटी बहन सपना को भूख लगी है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। कुछ दिनों से राजीव की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शोभा राजीव को डॉक्टर के पास ले जाती है, पर डॉक्टर कुछ महंगे टेस्ट लिखते हैं और पैसा ना होने की वजह से राजीव सही से दवाई नहीं ले पाता। ऐसे एक रात राजीव बिना खाए सो जाता है और जब सुबह होती है तो फिर कभी राजीव नहीं उठता। माँ देखो ना, मैं कब से पापा को उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रहे हैं। उठिए जी, आपको क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपनी 2 बेटियों को कैसे पालूंगी? राजीव की मौत के बाद शोभा के ऊपर उसकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है और वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर के आंगन में बैठकर शिल्पा कुछ ड्रेस डिजाइन कर रही होती है, तभी वहां माया आती है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा कपड़ा डिजाइन कर रही हो, बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो क्या? अरे बहन, भला गरीब के बच्चे कभी फैशन डिजाइनर बन पाए हैं क्या? और उसकी डिजाइन क्या देख रही हो? मेरी बेटी की देखो, उसका तो सपना है फैशन डिजाइनर बनने का, और देखना तुम, एक दिन मेरी बेटी ही बनेगी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर। अच्छी बात है शांति बहन, वैसे शोभा बहन मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी को फैशन डिजाइनर नहीं बना सकती, पर पास में ही सिलाई सेंटर है, तुम अभी से ही शिल्पा को वहाँ भेज दो, छोटे से सिलाई करेगी तो हाथ में सफाई आएगी और क्या पता वो अपने सपने खुद पूरे कर ले। माया की बात सुन शांति का मुंह बन जाता है और वो घर में जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति देखती है कि शिल्पा उसकी बेटी रुचि के साथ खेल रही है। तेरे साथ खेलकर तो मजा ही आ जाता है, वैसे माँ बता रही थी तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तुझे पता है जब से माँ को ये पता चला वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। रुचि, मैंने तुझे कितनी बार बोला ऐसे छोटे लोगों के साथ मत खेला कर, और तू उसके डिजाइन क्यों देखना चाहती है? वो सिर्फ सिलाई करना जानती है, पर तू एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनेगी, समझी? शांति रुचि को खींच कर घर में ले जाती है। बेचारी शिल्पा रोते हुए घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आंटी ने तुम्हें डांटा, तुम और रुचि ऐसे ही दोस्त रहना, लड़ाई हमारे बीच में, तुम दोनों के बीच नहीं, और लोग तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करें, तुम कभी किसी का बुरा मत करना। इन गरीब लोगों से जितना दूर रहोगी जिंदगी में उतनी तरक्की करोगी, समझी? क्यों डांट रही हो? अगर बच्चे आपस में खेलते हैं तो खेलने दो, लड़ाई तो हम बड़ों के बीच है ना। आप चुप रहिए जी, अभी से मेरी बच्ची को पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ बात करनी है और किससे दूर रहना है। जहां बचपन से ही शोभा अपनी बेटी को लोगों के साथ प्यार से रहना सिखाती है, तो वहीं शांति अपनी बेटी के मन में कड़वाहट डाल देती है। समय गुजरता है और शिल्पा सिलाई सेंटर जाती है, जहां काफी सारी मशीन और 12 साल के बच्चे से लेकर 40 साल तक की औरतें सिलाई सीख रही होती हैं। मैडम, मैंने ये फ्रॉक डिजाइन करी है, क्या मैं ऐसी फ्रॉक बनाऊं? हाँ क्यों नहीं, यहाँ तुम सीखने तो आई हो, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकती हो करो। शिल्पा अपनी जगह पर बैठकर कुछ कपड़े काटती है और उन्हें अच्छे से इंची टेप से नाप कर सिलाई करनी शुरू कर देती है और कुछ ही देर में एक बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाती है। कुछ ही सालों में शिल्पा काफी अच्छी टेलर बन जाती है और दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। जहाँ रुचि फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही होती है और अपने बुटीक में मुंह बनाकर कपड़े बना रही होती है। मेरा तो दिमाग ही खराब होता है ये इंच और सेंटीमीटर नापते नापते।
जब तुम्हें सिलाई करना पसंद नहीं तो क्यों बनी फैशन डिजाइनर? वो तो मेरी माँ की जिद थी, और मैडम भी शायद बदला निकाल रही हैं शहर की सबसे अमीर औरत की ड्रेस मुझे देकर, जबकि वो मुझे अच्छे से जानती हैं मुझे कपड़ों पर इतना बारीकी से काम करना पसंद नहीं है। यहाँ रहकर तो मैं इसे बनाने से रही, इसे घर ही लेकर जाना पड़ेगा। रुचि बुटीक से उस ड्रेस को अपने घर लेकर आती है और घर में ही बैठकर उस ड्रेस पर काम करती है। तो वहीं एक लड़की शिल्पा के पास आती है। यार मेरी शादी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने लिए कैसा लहंगा लूं? तू इतने अच्छे कपड़े बनाती है, कुछ बताना। ये लहंगा मैंने डिजाइन किया है, अगर तू मुझे सारे मटेरियल लाकर दे दे तो मैं तेरे लिए ऐसा लहंगा डिजाइन कर सकती हूँ। तू भले ही दर्जी का काम करती है, पर हम सबके लिए तो तू डिजाइनर ही है। इतना बोल लड़की वहां से चली जाती है और कुछ कपड़े, डोरी, लेस, धागा, जरूरत का सारा सामान लाकर शिल्पा को देती है। कुछ ही दिनों में शिल्पा काफी अच्छा डिजाइनर लहंगा बनाकर तैयार करती है। अरे वाह बेटा, इतने कम दिनों में तूने इतना अच्छा लहंगा बना दिया, अपनी माँ के लिए भी कुछ बना दे। आज तक मेरी डिजाइनर दर्जी दीदी ने मेरे लिए तो कुछ नहीं बनाया, अब इस उम्र में माँ के लिए क्या डिजाइन करेंगी? चिंता मत कर, जब तू कॉलेज जाएगी तब मैं तेरे लिए डिजाइनर ड्रेस बनाऊंगी। फिलहाल तो मैं माँ के लिए कुछ बना रही हूँ। सभी मोहल्ले वाले को शिल्पा के हाथ के कपड़े काफी ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए सब उसी से अपने कपड़े बनवाते और उससे कपड़ों का आइडिया भी लेते। ये देख शांति को बहुत गुस्सा आता है। समय गुजरता है और शिल्पा काफी मेहनत कर अपनी माँ के लिए फ्रॉक, सूट, प्लाजो और हैवी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा तैयार करती है। मैंने बड़े लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर तुझे पाल तो लिया, पर तेरे सपने पूरे नहीं कर पाई। पर मुझे गर्व है दर्जी होने के बाद भी तूने मेरे लिए इतना अच्छा ड्रेस बनाया। माँ अब इमोशनल मत हो और जल्दी से पहन कर आओ। कुछ देर में शोभा अपनी बेटी के हाथ की बनाई ड्रेस पहनकर आती है। कुछ लोग जो वहां शिल्पा से अपने कपड़े लेने और कपड़े सिलवाने के लिए आए होते हैं, शोभा की ड्रेस देख शिल्पा की काफी तारीफ करते हैं और ये सब दूर खड़ी शांति देख रही होती है। शोभा बहन, तुम अपनी बेटी को दर्जी कहना छोड़ दो, क्योंकि ये तो हम मोहल्ले वालों के लिए डिजाइनर से कम नहीं है। इसकी डिजाइन किए कपड़े के सामने तो बड़े बड़े डिजाइनर फेल है। अरे बहन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी बेटी एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, ये तो मेरी बेटी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी बेटी भी पिछले 1 महीने से घर में मेरे लिए एक गाउन तैयार कर रही है, मैं तो चली वही पहनने, फिर देखना तुम सब। शिल्पा की तारीफ सुन शांति सभी मोहल्ले वालों को सुनाकर अंदर जाती है और पिछले 1 महीने से जिस ड्रेस पर रुचि काम कर रही होती है, शांति उस ड्रेस को अपने गंदे हाथों से पहनने के लिए उठा लेती है। और तभी वहां रुचि अपने पिता के साथ आती है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है। माँ, उस ड्रेस को वहीं रखो, जानती भी हो वो ड्रेस किसकी है? हमारे शहर की सबसे अमीर औरत की। इस ड्रेस को हम सभी को बनाने में 6 महीने लग चुके हैं और पिछले 1 महीने से इस पर मैं बारीकी से काम कर रही हूँ, और तुम इसे छूकर मेरी सारी मेहनत खराब करना चाहती हो। वैसे ही मुझे फैशन डिजाइनर बनने का कोई शौक नहीं था और तुमने मुझे इस लाइन में धकेल दिया, और अब मेरा करियर खराब करना चाहती हो क्या? एक अच्छे दिनों में शिल्पा ने अपनी माँ के लिए इतना अच्छा ड्रेस बनाया तो मुझे लगा पिछले 1 महीने से शायद तुम मेरे लिए ड्रेस बना रही है। माँ अपनी बेवकूफी कब छोड़ोगी? पापा माँ को समझाते क्यों नहीं हो? मुझे कोई शौक नहीं है कपड़े बनाने का, और ये ड्रेस बनाना भी मेरी मजबूरी है। अब जाओ यहाँ से। इतना बोल रुचि अपनी माँ के हाथों से वो ड्रेस छीन लेती है और डमी को पहना देती है। साथ ही अपने माता पिता को अपने कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये देख शांति फूट फूट कर रोने लगती है और अमर उससे कहता है, अब रोकर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारी वजह से मैंने शोभा के पति के साथ बेईमानी की, पर फिर भी देखो शोभा बहन ने अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाल लिया, और आज शिल्पा बेटी दर्जी का काम करके डिजाइनर को टक्कर दे रही है, और उसने अपनी माँ के लिए कितने प्यार से ड्रेस बनाई। ये सब संस्कार की वजह से हो पाया है। अगर तुमने अपनी बेटी को शुरू से भेदभाव करना ना सिखाकर प्यार से रहना सिखाया होता तो आज शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता।